आज चैप्टर 1 का पार्ट 2 पारिस्थितिकी, इसके संबंध में हम लोग अध्ययन करते हैं। जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हीकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द सन 1866 में दिया। इस शब्द के प्रयोग के संबंध में कुछ मतभेद हैं। कुछ इसे जर्मन वैज्ञानिक एच रिटर की देन मानते हैं, जिन्होंने सन 1868 में इसके बारे में बताया था, जबकि अन्य जर्मनी के ही वैज्ञानिक अर्नेस्ट हीकल को ही मानते हैं। इस तरह से कुछ वैज्ञानिकों ने और परिभाषाएं दी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। मैकफेडियन के अनुसार इन्होंने क्या कहा, पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसका संबंध प्राणियों, पौधों, पशुओं तथा उनके पर्यावरण के आंतरिक संबंधों से होता है। दूसरे वैज्ञानिक हैं जी.एल. क्लार्क। इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी में पौधों तथा जानवरों का उनके वातावरण के साथ आंतरिक संबंधों का, पौधों तथा जानवरों की अंतःक्रियाओं के प्रभावों तथा भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी की जीव अर्थात पशु, पक्षी तथा मानव पर पर्यावरण के समग्र प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करती है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण का प्रभाव ही जीवों पर पड़ता है, बल्कि जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मानव अपने बौद्धिक विकास, तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान से पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अतः इसे पर्यावरण विज्ञान भी कहा जा सकता है। पर्यावरण के विज्ञान के अंतर्गत इसका भी अध्ययन किया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम क्या है। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अजैविक पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करते हैं और एक जैविक इकाई बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र को पारितंत्र भी कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो इस पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों के आश्रय एवं ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जिसमें वे अपने आवास, भोजन, अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार समझते हैं। वातावरण के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। देखते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है। वह तंत्र प्राकृतिक रूप से अवस्थित अथवा निर्मित रूपों में पाए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, अर्थात ये जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने स्वयं की देन दी है, उसके अनुसार जो हमें उपलब्ध है, उनके तंत्र के बारे में हम समझते हैं। तो उनमें दो प्रकार का इनका भी विभाजित किया गया है, जलीय और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। नंबर 1, अब जलीय पारिस्थितिक तंत्र को समझते हैं। जल क्षेत्रों में जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनमें नदी, समुद्र, तालाब आदि से संबद्ध किया जाता है, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुए हैं पारिस्थितिक तंत्र, वो नदी, समुद्र, तालाब आदि होते हैं। इन्हें भी दो तरह से विभाजित किया जा सकता है, लवणीय तथा अलवणीय, लवणीय जल और अलवणीय जल। अलवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र क्या है। अलवणीय जल भी दो स्थितियों में अपने पारिस्थितिक तंत्रों को प्रकट करता है। एक तो स्थिर व ठहरी हुई जल की स्थिति तथा दूसरी प्रवाहित जल स्थिति, माने एक ठहरा हुआ जल होता है जैसे तालाब, समुद्र, और एक प्रवाहित जल स्थिति जैसे नदी, झरना। इस तरह से ये अलवणीय जल की श्रेणी में आते हैं। अब है नंबर 2 इसका लवणीय जल। लवणीय जल में पारिस्थितिक तंत्र समुद्र, महासागर, नदी, मुहाना, प्रवाल भित्ति तथा समुद्र तट आदि में बनते हैं। इस तरह से ये लवणीय जल के अंतर्गत आते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब पहला हुआ था जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब इसके बाद देखते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। यह पारिस्थितिकीय तंत्र
स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, वन क्षेत्र, घास के मैदान, मरुस्थल आदि। ये तो हुए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। अब देखते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पर्यावरण विदों के मानवीय बुद्धि कौशल तथा मनोरमयता से नियोजित क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक स्थितियों से प्राप्त हुई परिवर्तित दशा को कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का नाम दिया गया है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कार्य करता है, जो प्रायः सभी साधन विनिर्माण द्वारा ही संपन्न होते हैं। जैसे यदि वह कृषि करता है तो उसको प्राकृतिक भूमि, जलवायु के अनुकूल कृषि योग्य जो उपकरण हैं उनको बनाने के लिए, अगर पानी की कमी है देश परिस्थिति के अनुसार तो उसको प्राप्त करने के लिए और तथा कृषि क्षेत्र तक ले जाने के लिए कुएं, बावड़ी, नहरें, तालाब, बांध आदि इनका भी निर्माण करना होगा। वन, उपवन, उद्यान, चरागाह आदि का निर्माण भी करना होगा। इस तरह के जो मनुष्य द्वारा जो निर्माण किए जाते हैं उनको हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या हैं? पारिस्थितिकी के घटक। अब ये इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न आता है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो इनमें दो घटक पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है जैविक घटक और नंबर 2 अजैविक घटक। सबसे पहले जैविक घटक के संबंध में जानते हैं। इन्हें सजीव घटक भी कहते हैं। जो जैविक घटक हुआ इसका शब्द से ही पता लग गया कि इन्हें सजीव घटक भी कहा जा सकता है। इनके अंतर्गत पौधे, जंतु व सूक्ष्म जीव आते हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 क्या है? उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता और नंबर 3 अपघटक। तो नंबर 1 उत्पादक देखते हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। पारिस्थितिकी में ऐसे घटक उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। तो उत्पादकों को क्या कहा गया? स्वपोषी। इसका मतलब ये अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं। नंबर 2 है उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे सजीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बल्कि वे अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अतः इन्हें परपोषी घटक भी कहते हैं। ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको परपोषी घटक कहा जाता है। ये उत्पादकों द्वारा तैयार भोजन का या अन्य जीवों का प्रयोग करते हैं। अतः इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। उपभोक्ता जीवों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा जाता है। इसमें है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता इसको आमतौर पर शाकाहारी भी कहते हैं। जो जीव हरे पौधों अर्थात उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, खरगोश आदि। अब द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? इन्हें मांसाहारी माना जाता है। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता ये कहलाते हैं, जैसे लोमड़ी, मेढक, छिपकली आदि। इसी तरह से है फिर तृतीयक उपभोक्ता। इनको सर्वाहारी, मुख्य रूप से ये मांसाहारी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। जो जीव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। इस श्रेणी में मुख्यतः मांसाहारी जीव आते हैं, अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वही जैसे हमने बताया था, कुछ जीव पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन शाकाहार एवं मांसाहार दोनों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी या सर्वभक्षी भी कहते हैं। हाँ, तो अभी तक हुआ उत्पादक और उपभोक्ता। अब नंबर 3 आता है अपघटक। इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी के जीवों, जंतुओं और पौधों इनके मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं, जैसे कवक एवं जीवाणु। मृत जीवों पर निर्भर रहने के कारण
इन अपघटकों को मृत जीवी भी कहते हैं। चूंकि ये वातावरण में, पर्यावरण में इस तरह के मृत जीवों को नष्ट करके, इनको पुनः अपघटित करके पौधों के लायक उनके भोजन के लिए पुनः उसको तैयार कर देते हैं। इस तरह से गंदगी जो वातावरण में होती है उसकी सफाई करते हैं। अतः इन्हें सफाई कर्मचारी भी कहा जा सकता है। ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो हुए सभी जैविक अपघटक। अब देखते हैं अजैविक अपघटक क्या हैं। समस्त निर्जीव पदार्थों को अजैविक घटक कहते हैं। जितने निर्जीव पदार्थ हुए उन्हें अजैविक घटक कहेंगे। संरचना की दृष्टि से इन्हें भी 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अकार्बनिक पदार्थ, नंबर 2 कार्बनिक पदार्थ और नंबर 3 जलवायु संबंधी कारक। तो देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ क्या हैं। ये स्वपोषी घटकों जैसे हरे पौधों के पोषक तत्व हैं, जिन्हें वे वातावरण से प्राप्त करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। इसका मतलब ये प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनसे स्वपोषी घटकों को प्राप्त होते हैं। नंबर 2 है कार्बनिक पदार्थ। इनके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सम्मिलित है। मरे हुए पौधे, मरे हुए जो जीव हैं या पौधे हैं, इनसे प्राप्त जो इन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि मिलते हैं, तो वो इसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत रखे जाते हैं। कवकों एवं जीवाणुओं की क्रिया से ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं तथा पौधे पुनः इन्हें प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इस तरह से पौधों के लिए ये भोजन तैयार कर देते हैं। नंबर 3 है जलवायु संबंधी कारक। वायु, ताप, प्रकाश, वर्षा, कोहरा, पाला, आर्द्रता आदि भौतिक कारक इसमें सम्मिलित माने जाते हैं। तो इस तरह से ये जैविक घटक और अजैविक घटक हुए पारिस्थितिक तंत्र के घटक के रूप में। अब देखते हैं कि पूर्ण रूपेण जो पारितंत्र माने जाते हैं वो कौन से हैं। तो इनमें तालाब को माना जाता है या समुद्र को माना जाता है कि ये पूर्ण पारितंत्र या पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले जलीय पारितंत्र जो है वो तालाब के संबंध में इसका अध्ययन करेंगे, किस तरह से ये पूर्ण पारितंत्र माने जाते हैं। तो इन तालाबों में भी 4 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। नंबर 1 है जैविक घटक, नंबर 2 अजैविक घटक, नंबर 3 उपभोक्ता और नंबर 4 अपघटक या विघटनकर्ता। इस तरह से ये चारों इसमें पाए जाएंगे तालाब के अंतर्गत। देखते हैं कैसे। इनमें प्रमुख उत्पादक, जो जैविक घटक के बारे में समझें सबसे पहले, तो इनमें प्रमुख उत्पादक जलीय शैवाल होते हैं, जैसे कमल, हाइड्रिला, पिस्टिया, कैल्फिया, स्पाइरोगायरा आदि पाए जाते हैं, जिनमें कि पर्णहरिम होता है या क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश की ऊर्जा को प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाते हैं, अर्थात प्रकाश ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और यह रासायनिक ऊर्जा भोजन के रूप में ही एकत्रित होती है। इस तरह से ये जैविक घटक हुआ। अब है अजैविक घटक। इनके पानी में खनिज पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश एवं ऊर्जा सम्मिलित होते हैं। नंबर 3 है उपभोक्ता। अब तालाब में मेढक के अतिरिक्त, देखा होगा मेढक के अतिरिक्त भी शाकाहारी मछलियां तथा वे सभी जीव जंतु जो शैवाल आदि को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हुए। इसका मतलब हरे पेड़ पौधे या शैवाल आदि को जो अपना भोजन बनाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे जंतुओं एवं ऐसे पौधों का अपना भोजन बनाते हैं, या जो जंतु छोटी श्रेणी में आते हैं, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, उनको ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता हुए। तालाब या समुद्र में मेढक के अतिरिक्त जो अभी बताया था, तो मेढक भी पाए जाते हैं। तो मेढक मांसाहारी केकड़े भी देखा होगा,
तथा जलीय सर्प आदि पाए जाते हैं। तो तालाब या समुद्र में ये जीव सभी ने देखा होगा कि पाए जाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हुए। इसी तरह से इस जल में कछुए भी, बड़ी मछली तथा जल के आसपास रहने वाले पशु पक्षी जैसे बगुला, सारस आदि ये द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार इनको तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में भी रखा जाता है। इस प्रकार से ये तीनों जो उपभोक्ता श्रेणी है वो उसमें तालाब में पाई जाती हैं। नंबर 4 आता है अपघटक या विघटनकर्ता। तालाब या समुद्र में कवक तथा जीवाणुओं की उपस्थिति भी होती है, जो मृत जंतु तथा पौधों पर रासायनिक क्रिया करके उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। जैसे कि हमने ऊपर भी बताया था कि जो अपघटक होते हैं, जीवाणु और कवक, ये जंतु पौधों पर रासायनिक क्रिया करके अकार्बनिक पदार्थों में इनको विघटित कर देते हैं और इनका प्रयोग उत्पादक द्वारा पुनः कर लिया जाता है। वो इस स्थिति को ले आते हैं अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करके कि वो पौधे उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पूर्ण पारितंत्र जिसमें चारों चीजें पाई जाती हों उसे पूर्ण पारितंत्र कहते हैं। तो वो तालाब एक अच्छा इसका उदाहरण है, समुद्र भी है। इसके बाद देखते हैं खाद्य श्रृंखला। किसी पारितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों अथवा खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण, उपयोग एवं ह्रास होने के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किसी पारितंत्र में उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था को उसके पोषण रचना के आधार पर समझते हैं कि पोषण रचना इस तरह से किस तरह से बनती है। तो अलग अलग श्रेणी के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। तो जो जीव जंतु जितने पाए जाते हैं या पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं उनका पोषण स्तर क्या होता है। तो पोषण स्तर में 4 लेवल होते हैं या 4 स्तर होते हैं। तो लेवल 1 देखते हैं। लेवल 1 में मूल उत्पादक या हरे पौधे ही आते हैं, जैसे घास, आम, नीम, ये इस तरह के पेड़ पौधे, इस तरह के जितने भी जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो लेवल 1 में आते हैं। फिर लेवल 2 ये प्राथमिक उत्पादक अर्थात शाकाहारी प्राणी जैसे गाय, बकरी, हिरन आदि, अर्थात लेवल 2 में वो आएंगे जो मूल उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से लेवल 3 देखते हैं तो ये द्वितीयक उपभोक्ता माने जाते हैं। इन्हें मांसाहारी जीव भी माना जाता है, जैसे मेढक, कुत्ता, सियार, मछली आदि। इसका मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हो गए द्वितीयक उपभोक्ता या पोषण स्तर 3, लेवल 3। अब लेवल 4 तृतीयक उपभोक्ता ये होते हैं। इन्हें सर्वोच्च मांसाहारी या सर्वाहारी भी कह सकते हैं। सर्वोच्च मांसाहारी का ये माना जाता है कि इनका कोई इनको खा नहीं सकता है, जैसे शेर, बड़ी मछली, सर्प आदि। इस तरह से इनको तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो लेवल 4 में आते हैं। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात जरूर रहेगी कि इनके लेवल व्यक्ति के बदल सकते हैं। जैसे मनुष्य ने अगर मूल उत्पादक से भोजन प्राप्त किया है तो वो लेवल 2 में भी आ जाएगा। अब देखते हैं समुद्री खाद्य श्रृंखला क्या है। इसको देखते हैं। इस खाद्य श्रृंखला में पादप प्लवक, इनको जंतु प्लवक खाते हैं और जंतु प्लवक को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और बड़ी मछली को स्तनधारी जो जीव होते हैं वो इसको खाते हैं। इस तरह से ये समुद्र में जो खाद्य श्रृंखला चलती है वो इस तरह से चलती है। एक वैज्ञानिक हुए हैं ओडम, इनके अनुसार खाद्य पदार्थ जो ऊर्जा का प्रवाह है वो 2 विधियों से होता है। नंबर 1 पशुचारण श्रृंखला, नंबर 2 अपरद श्रृंखला। पशुचारण श्रृंखला सीधे हरे पौधों से भोजन प्राप्त करना, ये इसका मतलब पशुचारण से हो गया, सीधे हरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं।
अपरद श्रृंखला मृत जीव एवं सड़े गले पादप अंगों से भोजन प्राप्त करना। इसका मतलब ये अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये उन्होंने दो विधियां अपनी बताई थी। अब देखते हैं खाद्य जाल, फूड चेन, इसको क्या कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं किसी न किसी प्रकार में परस्पर संबद्ध होकर एक जटिल जाल बना लेती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। तो ये एक दूसरे से चूंकि संबंधित भी होते हैं, निर्भर भी होते हैं, इसलिए ये एक जटिल जाल बना लेती हैं। तो उस जाल को हम खाद्य जाल कहते हैं। इसको खाद्य जाल मुख्य प्रकार से 8 प्रकार से देखा जा सकता है, इनको विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 देखेंगे कि पौधे से जो हुआ उत्पन्न खाद्य सामग्री वो चूहे ने खाई, या पौधों को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। तो ये पहले प्रकार का हुआ। दूसरे प्रकार का है कि पौधे ने चूहे को खाया और चूहे को सीधे बाज ने खा लिया, सांप ने ना खा करके सीधे बाज ने खा लिया। तीसरा प्रकार इसमें बन सकता है कि पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया और लोमड़ी को बाज ने खाया। चौथा प्रकार, पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को बाज ने खाया। इस तरह से चौथा प्रकार हो गया। नंबर 5 इसका है कि पौधे को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेढक ने खाया और मेढक को बाज ने खाया। इस तरह से ये 4 लेवल तक पहुंच जाता है। अगला प्रकार है कि पौधे को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। इस तरह से भी होता है। 7 नंबर इसका आता है कि पौधे को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को बाज ने खाया। एक प्रकार ये भी हुआ। 8वां प्रकार इसका, पौधे को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को चिड़िया ने खाया और चिड़िया को बाज ने खाया। इस तरह का ये खाद्य जाल प्रकृति में बनता रहता है। अब देखते हैं कि पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सभी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड, तो इनमें 2 प्रकार के पिरामिड माने जाते हैं जो बनाए जाते हैं। वो एक तो जीव संख्या पिरामिड और दूसरा है ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड किसी भी पारितंत्र में उस उत्पादकों की संख्या शाकाहारी जंतुओं से अधिक होती है तथा शाकाहारी जंतुओं की संख्या मांसाहारी जंतुओं से अधिक होती है। इस प्रकार जो आधार पर जीवों की संख्या होगी वो सबसे अधिक होगी और शीर्ष पर सबसे कम होती है। इसको और भी समझ सकते हैं कि उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड जीव संख्या पिरामिड कहलाता है। इसको समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए किसी एक निर्धारित क्षेत्र में 10,000 पेड़ पौधे हैं, घास भी है, पेड़ पौधे भी हैं, और उस क्षेत्र में ही टिड्डी और खरगोश की संख्या उससे कम होनी चाहिए, 10,000 पेड़ पौधों से कम होनी चाहिए। तो उसको हमने दशांश में उसको विभाजित कर दिया कि वो 1,000 टिड्डी या खरगोश जो इनका भोजन जो इसको प्राप्त करना है वो इतने 1,000 ही होने चाहिए। इस तरह से जब टिड्डी और मेढक इनको टिड्डी और खरगोश को जो खाएंगे, जैसे मेढक लोमड़ी, तो इनकी संख्या इससे भी बहुत कम होनी चाहिए, तो वो 100 हो गई। उससे भी जब मेढक और लोमड़ी को जो खाएगा, जैसे सर्प है, शेर है, तो इनकी संख्या और भी कम होनी चाहिए, 10 मान करके इसको चलते हैं। ये मान करके किसी एक विशेष क्षेत्र में इस तरह से जब ये संख्या होगी तो ये जीव संख्या पिरामिड या सभी जीव सरवाइव कर सकते हैं। अन्यथा अगर पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई और उससे ऊपर के जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, टिड्डी है जैसे खरगोश हुए, उनकी संख्या ज्यादा हो गई तो ये उनके भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे न होने से वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इस तरह से नीचे से ऊपर आधार की तरफ से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो संख्या के आधार पर उन जीवों की संख्या
कम होनी चाहिए। जो उत्पादक हैं उनकी संख्या अधिक हो, प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या उत्पादक से कम हो, और द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से कम हो, और तृतीयक उपभोक्ता जो हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता से कम हो। तभी ये प्रकृति का संतुलन स्वतः चलता रहता है। और इसमें जब छेड़छाड़ होती है तो प्राकृतिक रूप से किसी न किसी जीव की प्रजाति को नष्ट होना पड़ता है और वो धीरे धीरे विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये तो जीव संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है उसको समझा। अब आता है नंबर 2, ऊर्जा का पिरामिड। यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा को किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्र प्रति एकांक समय या कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्र प्रति एकांक समय, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सभी पारितंत्रों के लिए सदैव सीधा बनता है। इसका भी उसी तरह से है। क्यों बनता है ये? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ग्रहण की गई कुल ऊर्जा का 90% भाग प्रथम स्तर के जीवों की जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन आदि जो उनको कार्य करने पड़ते हैं उसमें व्यय हो जाती है। केवल 10% शेष ऊर्जा ही अगले स्तर को स्थानांतरित हो पाती है। यही क्रम प्रत्येक स्तर में चलता रहता है, जिससे उत्तरोत्तर ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा की कमी या ह्रास होता रहता है। अतः ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसको भी उसी तरह से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हरे घास के मैदान और जो पेड़ पौधे एक निर्धारित क्षेत्र में देखते हैं तो उनका अगर वो 10,000 किलो कैलोरी की ऊर्जा देते हैं तो उनसे जो शाकाहारी जंतु जैसे गाय बकरी इन्होंने जो खाया होगा, वो भोजन इनसे प्राप्त किया होगा उत्पादकों से, तो उसका 10वां हिस्सा रह जाता है। इसका मतलब 10,000 का 10वां हिस्सा 1,000 किलो कैलोरी। तो इनको जो प्राप्त हुई ऊर्जा है वो 1,000 किलो कैलोरी ही रह जाती है। इसी तरह से जब इन्होंने भी अपना श्वसन और अन्य अपने क्रियाकलापों में जो ऊर्जा व्यय कर दी तो फिर इनकी 90% ऊर्जा व्यय हो गई और 10% ऊर्जा अगले स्तर में जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं, मछली, छोटी मछली, इस तरह से ये जो मांसाहारी जंतु हैं उनमें कितना 1,000 का 10%, इसका मतलब 100 किलो कैलोरी, ये इतनी ही ऊर्जा इनको मिल पाती है। इसी तरह से जब ये अगले स्तर तक पहुंचाते हैं या इनको जो खाने वाले हैं जो सर्वोच्च स्तर के मांसाहारी जीव हैं वो इनको जब खाते हैं तो उनको 100 किलो कैलोरी का, इसको भी अगर हम देखेंगे तो 10वां हिस्सा 10 किलो कैलोरी होता है। तो सर्वोच्च जो जीव हुए उनको केवल 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है। इसमें एक मजे की बात ये अगर समझना चाहें, जैसे हरे पेड़ पौधों से जो प्राप्त भोजन है मनुष्य अगर उसको करता है तो उसको 10,000 का 10%, इसका मतलब 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। अगर वही मनुष्य जिसको कि उच्च सर्वोच्च मांसाहारी भी कह सकते हैं, जो शेर की श्रेणी में आता है, शेर और मनुष्य, अगर वहां ये भोजन करता है उस स्थिति में जाकर के मांसाहारी जैसे मछलियों को जो खाते हैं या मुर्गा को खाते हैं, वहां उस स्तर पर जाएंगे तो उनको केवल 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होगी। इसीलिए कहा जाता है। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि दूध, जिसको हम गाय या भैंस, इसके दूध का सेवन जो करते हैं, तो गाय और जो बकरी, भैंस, ये जो जंतु हुए वो द्वितीयक उसमें आ गए। प्रथम उसमें उत्पादक तो घास एवं हरे पौधे हुए जिसको गाय भैंस ने खाया, और गाय भैंस के द्वारा जो प्राप्त हुआ उसको हमने खाया। तो ऐसे दूध से केवल हमें 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। जबकि जीव जंतु को अगर हम खाते हैं, मछली और मुर्गा इनको खाते हैं, तो हमें 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। इस तरह से ये ऊर्जा का पिरामिड भी ऊपर की तरफ, हमेशा इसको ऊपर की तरफ
तिकोना इस तरह से बनता है। त्रिभुज जो होता है वो ऊपर की तरफ कोना इसका होगा जा करके, तभी ये जीव जंतु स्वाभाविक रूप से प्रकृति में सर्वाइव कर पाएंगे। योग्यतम की उत्तर जीवता के हिसाब से अगर देखा जाए कि तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से ये ऊर्जा का पिरामिड हुआ। अब आज ये पाठ 1 का या अध्याय 1 का जो भाग 2 है वो समाप्त हो जाता है। आप सभी लोग इसको बार बार सुने, समझें। इसके पश्चात अब जल्दी ही इसका अध्याय 2 आपके सामने पुनः अपलोड करके प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद।